Good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. ये कनेक्ट होने में टाइम लग जाता है. Sometimes it takes times to connect. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से we have started with the kinetic theory of gases. ना तो मैंने बोला ये कि केमिस्ट्री में भी सेम चीज ही होगी ऑलमोस्ट, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अलग से पढ़ना पड़ता है आपको से, है ना, कि फिजिक्स के हिसाब से ये चीजें आपको अलग से डेवलप करनी पड़ती है, राइट. तो आज भी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, केटीजी. उसके मेन पॉइंट हमने यही पढ़े. केटीजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेन जो रिलेशन आपने ड्राइव किया था, दैट इज द पीवी इक्वल टू 1/3 nm into Vrms, है ना. ये रिफाइन किया था कि भाई इसी फॉर्मूले को आपने डेरिवेशन करना सीखा था विद कुछ अजम्पशंस के साथ. आपने इसी फॉर्मूले को क्या किया था, जैसे कि आपका डिराइव किया था सबसे पहले, है ना. किसी फॉर्मूले को सबसे पहले आपने डिराइव किया था. उसके बाद आपने कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह के बारे में बात की थी कि भाई एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन मेन जो चीज आपने उसने डिफाइन की थी, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, कि कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपने बोला था कि भाई कोई भी अगर गैस मोनोटॉमिक है ना, कि अगर ये गैस आपका नेचर आपका मोनोटॉमिक है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपका 3 होगा, और तीनों ट्रांसलेशन होंगी, है ना. अगर ये गैस डायटोमिक है ना, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट विल बी द 5, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशन. और अगर ये लीनियर पॉलीएटॉमिक है, इफ इट इज लीनियर पॉलीएटॉमिक, है ना, तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज आल्सो ए 5. और अगर ये नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, अगर ये गैस नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक है तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज द 6, है ना, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल. तो मेन कांसेप्ट जो आपने डिस्कस किया था वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिस्कस किया था, और आपने बोला था कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी एसोसिएटेड होगी, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड होती है, और वो एनर्जी होती है हाफ kT पर मॉलिक्यूल, है ना, कि वो जो एनर्जी होती है वो होती है हाफ kT पर मॉलिक्यूल, है ना. ऑब्वियस बात है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होगा, एंड हाफ RT पर, है ना. जब भी हम मोल की बात करेंगे तो यहाँ पे R आ जाएगा, और जब भी हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे किया. और इसी के हिसाब से आपने डिफाइन किया था कि किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है. तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला ड्राइव किया था कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस. कोई भी अगर गैस का सैंपल है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी. तो इंटरनल एनर्जी जो होगी मेनली वो काइनेटिक ही होगी. तो ऑब्वियस बात है ये तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल है ना. तो टोटल हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ NFRT, है ना, कि अगर F डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो F से मल्टीप्लाई कर दिया, और N अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो आपने N से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आपका आ गया इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल. आपका पर्पस सिंपल सा ये था कि कोई भी अगर गैस सैंपल किसी कंटेनर में प्लेस्ड है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी मेनली वो टेम्परेचर के फंक्शन होगी, है ना, कि बाकी चीजें अगर हम कांस्टेंट ले लें तो इंटरनल एनर्जी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर. कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जैसे कि आपकी कम होगी. तो ये तो आपने डिफाइन किया इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, है ना, कि आपने डिफाइन किया इंटरनल एनर्जी कितनी होगी. अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, है ना, कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, है ना, कि यहाँ पे अगर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो उसको हम बोलते हैं डेल्टा यू से, है ना, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपका डेल्टा यू होता है. और ऑब्वियस बात है टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, तो चेंज निकालना है तो डेल्टा टी यूज कर लो आप इसमें. हाफ ऑफ हो जाएगा जैसे आपका NFR इनटू डेल्टा टी, हाँ, कि सिंपल टेम्परेचर रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी होगी, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ जाएगा. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अल्टीमेटली डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर. ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका ये इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एनर्जी आ गया.
अब एक और प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करते हैं, वो आप थर्मोडायनेमिक्स में आगे पढ़ो, है ना, क्या हो सकता है आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी हो कि जब भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखते हैं ना, तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी पढ़ते हो। ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा ये आपका हो जाएगा एनसीवी डेल्टा, है ना, कि भाई चेंज इन एनर्जी किसकी इक्वल होगा एनसीवी डेल्टा टी, और जो सीवी इसमें होगा दिस इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ये सीवी को हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, ये जो टर्म होता है दिस इज नोन एज ए मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट। तो आप देखो एक ये जो फॉर्मूला हम लेके आए हैं ये आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से लेके आए हो केटीजी से, और ये जो आप फॉर्मूला लेके आए हो ये थर्मो की थ्योरी से लेके आए हो। वे प्रोसेस के अकॉर्डिंग डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है जैसे आपकी एनसीवी डेल्टा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ से आपने सीवी डिफाइन कर दी, है ना। ये पहले थोड़ा सा एक चीज आप जान लो डिफाइन करने से पहले कि जैसे अभी तक आप पढ़ते थे ना हीट में कि भाई किसी भी मैटर का टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो आप जानते हो। वैसे ही अगर हम यहाँ पे ये लिखना चाहें कि व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस सिस्टम, कि अगर कोई भी गैस सिस्टम है उसका अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है तो हीट रिक्वायर्ड कितनी हो। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ कि व्हाट इज द हीट रिक्वायर्ड, है ना, टू चेंज the temperature of gas system, what is the heat required to change the temperature of gas system, है ना, कि गैस के अगर सिस्टम के टेम्परेचर आपको बढ़ाना तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा कि ये जो हीट को अगर मैं डेल्टा क्यू ले लूं तो ये होगा एन सी डेल्टा टी, आप ध्यान रखना, है ना। यहाँ पे चेंज इन हीट रिक्वायर्ड जो होगी वो कितनी हो जाएगी एन सी डेल्टा टी। एन इसमें नंबर ऑफ मोल्स हो गए कि जो भी आपने गैस लिया उसके एन क्या हो जाएगा आपके नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और यहाँ पे जो सी हम ले रहे हैं इसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक, इसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर को आप चेंज करना चाहते हो तो इतने अमाउंट का हीट सप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स लिया है तो फिर सी भी जो होगी वो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी, है ना, कि भाई अगर एक मोल ऑफ गैस के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना तो जो हीट होगी वही इसी को हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट सी जो है ना दिस डिपेंड्स ऑन प्रेशर और डिपेंड्स ऑन प्रोसेस, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, बेसिकली आपके प्रोसेस के ऊपर। कोई डिफरेंट प्रोसेस का सी क्या होता है बेसिकली आपका डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई प्रोसेस ले लूं जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पे सी भी लगा देंगे। और अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस ले लूं जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट है, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ले लूं, है ना, तो ये आपका सीपी हो जाएगा, है ना। तो सीपी का मतलब हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी का मतलब हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसी को हम मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं कि वी डिफाइन वन फॉर्मूला दैट इज नोन एज द मेयर्स रिलेशन। इस सब का डेरिवेशन भी बाद में आएगा, अभी जस्ट मैं इसको स्टेट कर रहा हूँ क्योंकि वैसे भी आप जानते हो। तो हम यहाँ पे एक मेयर्स रिलेशन पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स होता है। भाई सीपी माइनस सीवी की जो वैल्यू होगी ना ये हर गैस के लिए आर के इक्वल, वेयर आर इज द गैस कांस्टेंट, आर जो है वो क्या है बेसिकली आपका गैस कांस्टेंट, है ना। कि आर अगर गैस कांस्टेंट है तो हर गैस के लिए सीपी अलग होगा, हर गैस का सीवी अलग होगा, है ना। लेकिन जो सीपी और सीवी का डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होता है और वो किसके इक्वल हो जाएगा बेसिकली आपके आर, है ना। तो आप ध्यान दो कि यहाँ से एक आपने बोला हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस एनसी डेल्टा टी होगी, हर प्रोसेस की सी अलग अलग होगी। तो प्रोमिनेंट प्रोसेस हमने ले लिया सीबी एंड सीपी, इसका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा आर। अब यहाँ पे फिर से हम वापस आ जाते हैं कि आपने बोला कि भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आपका डेल्टा यू इसके इक्वल आ गया और थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी से डेल्टा यू की वैल्यू आ। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो सीवी आ जाएगा। या देखो सीवी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, क्योंकि बाकी चीजें तो सेम है, एन और डेल्टा टी दोनों में कॉमन है। तो सीवी की वैल्यू जो होती है ना
आप ध्यान रखना, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इतना इंपॉर्टेंट लेके पढ़ते हैं कि भाई जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू हो जाएगी F/2R, है ना, कि भाई हर गैस का सीवी डिफरेंट होगा और वो डिपेंड करेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना देंगे, इसलिए आपकी F/2R। और अब इस बात है, सीवी अगर आ गया तो सीपी भी आ जाएगा, क्योंकि सीपी माइनस सीवीआर होता है ना, तो जो सीपी की वैल्यू हो जाएगी ये आपकी 1 + F/2 × R हो जाएगी, है ना, कि भाई ये सीवी उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो जो टर्म आएगा वही चीज क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी सीपी हो जाएगी, है ना। तो सीपी की वैल्यू भी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड कर रही है और सीवी की वैल्यू भी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इसलिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, हर गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग होगा, तो सीपी सीवी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इसका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या होता है, इसलिए आपका गैस कांस्टेंट, है ना। तो एक चीज आ गई, एक चीज और हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि जो सीपी एंड सीवी का जो रेशियो होता है, इसी को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो। तो हम यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो, है ना, कि हम यहाँ पे सीपी और सीवी का जो डिफरेंस पढ़ेंगे, वी स्टडी द पॉइजन रेशियो। तो जो पॉइजन रेशियो होता है इसको हम गामा से शो करते हैं, और गामा की जो वैल्यू होगी ये आपकी CP/CV हो जाएगी, है ना, कि पॉइजन रेशियो जो गामा होता है ये सीपी और सीवी का क्या हो जाएगा, इसलिए आपका रेशियो हो जाएगा। और देखो सीपी भी आपको पता है, सीवी पता है, तो अल्टीमेटली पॉइजन रेशियो भी आ जाएगा, ये 1 + 2/F आ जाएगा। दोनों रिलेशन को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1 + 2/F। तो जब भी आपको गैस के किसी क्वेश्चंस में अभी बताऊंगा बेटा, प्रणव वो आपको आएगा एनसीवी डेल्टा टी क्यों होता है, एक्चुअली वो डेफिनेशन ही होती है इंटरनल एनर्जी की, है ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई वर्क नहीं होता है ना, है ना, कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम में कोई वर्क नहीं होता है, क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क की वैल्यू 0 होती है। तो जो भी हीट सप्लाई करेंगे हम कांस्टेंट वॉल्यूम में, वही डेल्टा यू के इक्वल है ना, हीट सप्लाई, बस इसकी डेफिनेशन है चेंज एनर्जी। चेंज एनर्जी होता है हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि भाई जब भी किसी सिस्टम का अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई वर्क नहीं होगा, तो जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो डेल्टा यू के इक्वल होगा। मैंने बोला हर प्रोसेस का हीट सप्लाई अलग अलग होगा, है ना, लेकिन हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम जो होता है उस केस में हीट की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल होती है। तो अगर ये डेल्टा यू के इक्वल और कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आपने इसको डिफाइन किया है, यहाँ पे सीवी आ जाए, है ना, कि इसकी डेफिनेशन होती है कि हीट सप्लाइड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे कि आपका चेंज इन तो सीपी और सी का यहाँ से पॉइजन रहेगा, उसकी वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी होगी, कोई भी अगर गैस सिस्टम है तो उसकी पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, अभी दिखा रहा हूँ। एन बेटा नंबर ऑफ मोल्स है, एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है ना, कि एन जो है वो क्या है बेसिकली आपके नंबर ऑफ। सर फिर कैपिटल एन क्या होता है? ये जो चीज है ना, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके सर। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, क्योंकि आपको पता है ना आरटी है, ये तो पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, और एन नंबर ऑफ मोल्स है तो एन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, कि भाई यहाँ पे मैं जब लिखूंगा ना हाफ आरटी, तो हाफ आरटी आप इस तरह से लिख दो, हाफ आरटी पर मोल, है ना, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ये लास्ट क्लास में डिस्कस करके किया था हीट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंग हाफ आरटी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सर, तो इसलिए मैंने एफ और एन से क्या किया, मल्टीप्लाई, एफ और एन से हमने क्या किया बेसिकली आपका मल्टीप्लाई। सर CV इक्वल्स टू F/2R जो आपने रिलेशन निकाला है वो आपने डेल्टा U इक्वल्स टू 1/2 NFR डेल्टा T और डेल्टा U इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T, इनको डिवाइड करने के बाद निकाला है। कौन सा रिलेशन, कौन सा रिलेशन? हाँ, मतलब इन दोनों को कंपेयर कर दिया है, वॉल्यूम का कंपेयर कर दिया दोनों, भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है, हाँ, दोनों को डिवाइड कर दो, बात वही है। तो यहाँ पे सीवी की जगह पे कितना आ जाएगा आपका F/2R,
तो CV की जगह पे क्या आ गया, जैसे कि आपका F/2R, तो CV F/2R आ गया, तो उसमें R ऐड कर दिया तो CP आ गया। और CP और CV का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं पॉइजन रेशियो या गामा। अभी चीज आती है कि सर यू इन्हीं कब से यू हम करेंगे और क्यू? क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये यू और क्यू में क्या रिलेशन है? दोनों इक्वल है? अभी डेल्टा इसको यू नहीं पढ़ डेल्टा सकते, क्यू। दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अभी इसको पढ़ नहीं सकते, वो थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। अभी तो जस्ट मैंने अलग अलग डिफाइन किया, दोनों को रिलेट किया ही नहीं मैं, उसी को तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अभी रिलेशन आप मत पढ़ो भाई। डेल्टा क्यू जो होता है NC डेल्टा T होता है, इसमें C की जगह पे कुछ भी आ सकता है ना। अगर प्रोसेस के अकॉर्डिंग C की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है ना। सी मैंने की बोला जगह C, लेकिन जो डेल्टा U है उसमें C फिक्स है कि यहाँ पे CV यूज करना है। कि जब हम चेंज इन एनर्जी लिखेंगे ना, तो C की जगह पे क्या यूज करना है, इसलिए आपका CV यूज है ना। डेल्टा U को हम बोलते हैं ओके चेंज सर। इन एनर्जी एंड दिस इज द हीट सप्लाई। अब इस बीच में क्या रिलेशन होता है, वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इस चीज को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से कुछ चीजें निकल के आई कि भाई CV, CP एंड गामा, इन सारी चीजों की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है ना। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी केस में जस्ट मैं आपको ये बोलता हूँ, किसी पर्टिकुलर केस में अगर गैस का नेचर मोनोटॉमिक है, अगर मैं यहाँ पे कोई गैस ले लेता हूँ, इसका नेचर कैसा है, मोनोटॉमिक। तो मोनोटॉमिक में हम जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका जो होता है ना, वो 3। आपका 3 होता है। तो इसका जो CV होगा, है ना, इसकी वैल्यू 3/2R हो जाएगी, है ना, क्योंकि CV की वैल्यू F/2R होती है। इसका जो CP होगा, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपका 5/2R हो जाएगा। और इसका जो गामा होगा, गामा दोनों का रेशियो तो होता है, तो ये आपका 5/3 हो जाएगा, है ना। कि गामा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपकी 5/3। तो ये जानना होता है कि मोनोटॉमिक गैस का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, तो इसका CV, CP और गामा की वैल्यू ये। अगर यही गैस हम डायटोमिक ले लें, है ना, कि ये गैस मैं ले लूं बेसिकली आपकी डायटोमिक, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो अगर ये 5 है, तो इसकी CV की वैल्यू जो होगी वो 5/2R हो जाएगी, F की जगह पे 5/2 पुट कर देंगे। और जो CP होगा वो 7/2R हो जाएगा। और CP एंड CV का जो रेशियो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी गामा, तो गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 7/5, है ना, या जस्ट आपका 1.4। तो हम जानते हैं कि मोनोटॉमिक गैस का जो गामा होता है, पॉइजन रेशियो 5/3 होता है। डायटोमिक गैस का जो गामा होगा वो 1.4 होता है। ऐसे अगर मैं सेम चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर ये सारी चीजें क्या होंगी, डिपेंड करेंगी, है ना। कि अगर यहाँ पे मैं बात करूं बेसिकली आपकी लीनियर पॉलीएटॉमिक, लीनियर पॉलीएटॉमिक, है ना, तो लीनियर पॉलीएटॉमिक का जस्ट मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, ये लीनियर पॉलीएटॉमिक, तो सेम हो जाएगा ही। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 5 ही होता है। तो इसका जो CV होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2R, जो CP हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 7/2R, और इसका जो गामा हो जाएगा जस्ट आपका सेम चीज 7/5। लेकिन यही चीज अगर नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, है ना, नॉन लीनियर का एग्जांपल लाइक अमोनिया, है ना, आपका स्टीम या CH4 मीथेन, ये सारे नॉन लीनियर होते हैं, इसके सारे एटम एक लाइन में नहीं होते। तो अगर ये नॉन लीनियर है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो इसका जो CV होगा वो 3R हो जाएगा, और जो CP होगा उसकी वैल्यू 4R हो जाएगी। तो इसका जो गामा होगा ये आपका 4/3 है ना। तो मतलब इसका पर्पस जो भी अभी तक आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट पढ़ा है, इसका पर्पस एक ही था कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है, तो हम उस पर्टिकुलर गैस के बारे में अगर मुझे नॉलेज है, तो मैं उसकी CP, CV एंड गामा निकाल सकता हूँ, है ना। कि CP, CV एंड गामा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कि आप निकाल सकते हैं अगर वो प्योर गैस है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ये मिक्सिंग ऑफ कर दें हम गैसेस की, कि कई केस में हो सकता है कि प्योर गैस नहीं हो ना, हो सकता है डायटोमिक एंड मोनोएटॉमिक आपने मिक्स किया हो, है ना, या कोई भी 2-3-4 गैस मिक्स कर दी हो। तो मिक्सिंग ऑफ गैस में थोड़ा सा कंसेप्ट जानना कि जब भी आप किसी गैस को आप मिक्स करोगे, है ना, यहाँ पे सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्सिंग ऑफ गैस। कि गैस को अगर हम यहाँ पे मिक्स कर दें,
मिक्सिंग ऑफ गैस, है ना कि भाई आपने क्या किया कि आप दो गैस को मिक्स किया, एक के नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1, कुछ भी हो सकता है। दूसरी गैस के इसको ऐड कर दिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स N2 थे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F2, है ना कि दोनों गैस को आपने मिक्स कर दिया। तो हम निकालना चाहते हैं कि जो कॉम्बिनेशन होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, है ना कि मिक्सिंग करने के बाद अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉम्बिनेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कॉम्बिनेशन या मिक्सचर, N1 F1 भाई डिग्री, भाई N1 एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स है, F1 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कुछ भी हो Okay, sir. सकता है। N2 दूसरी गैस है, उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, F2 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सर हाँ, हम F1 one mole F2 को heat ऐसे को- ऐड कर सकते हैं? ऐसे ऐड नहीं किया बेटा, मैंने बोला मिक्स किया दोनों को, प्लस मत करो। सेम भी तो हो सकते हैं कैसे हो सकता है बेटा? सर। हाँ सर F1 F2 दोनों गैस के लिए सेम भी तो हो सकते हैं। हाँ सेम हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, बिल्कुल सेम हो सकते हैं। F1 F2 हमने दो अलग अलग गैस ले ली है कि भाई एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स N1 थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 था, दूसरे के N2 थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम F2 था, दोनों को एक चैम्बर में मिक्स कर दिया। तो जैसे हम मिक्स करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिक्सचर का होगा, ये आप ध्यान रखना, जो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो ये होता है N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय N1 प्लस N, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम मिक्सचर का निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी N1 F1 प्लस N2 F2 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा N1 प्लस N2। इसमें F1 F2 सेम भी हो सकते हैं, है ना। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का हम इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है, जस्ट ये इस चीज से आती है कि जैसे दो गैस को हम मिक्स करेंगे ना, तो उस इंस्टेंट पे आपको पता है कि जो रिजल्टेंट इंटरनल एनर्जी होगी, दोनों की इंटरनल एनर्जी की सम हो जाएगी। कि अगर एक गैस की इंटरनल एनर्जी U1 है, दूसरे गैस की इंटरनल एनर्जी अगर U2 है, तो जो कॉम्बिनेशन मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी होगी वो U हो जाएगी। तो हम यहाँ पे U1 लिख सकते हैं, अभी आपने पढ़ा U1 की वैल्यू होती है हाफ ऑफ N1 F1 इंटू RT। आपने दूसरी गैस को इससे मिक्स किया, हाफ ऑफ N2 F2 इंटू RT, है ना। और जब कॉम्बिनेशन में जब बना तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2 हो जाएंगे। ये आपको हो जाएगा N1 प्लस N2 इंटू RT हो जाएगा, है ना, इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मिक्सचर का होगा इंटू RT। तो जस्ट मैंने वही फॉर्मूला यूज किया कि एक गैस की इंटरनल एनर्जी इतनी है, दूसरी गैस की इंटरनल एनर्जी इतनी है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, है ना कि RT वाले टर्म सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, पीछे कर जाएंगे। ये जो मिक्सचर होगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो आपका हो जाएगा N1 F1 प्लस N2 F2 एंड सो ऑन। यानी कि एक दो ही गैस हो, 3 4 5 को डिवाइड बाय आपका हो जाएगा N1 प्लस N2 एंड सो ऑन। कोई नहीं कि दो ही गैस हो, 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो एक बार आपको ये आना चाहिए कि मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालें। तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने यहाँ से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, है ना। और एक बार मिक्सचर का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, भाई मिक्सिंग के बाद इसको मिक्सर आप लगा दो, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, है ना कि दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। यानी एक बार अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का आ गया फिर सब चीजें आ जाएंगी। अगर आपको ये निकालना है कि मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, तो अगर मुझे CV मिक्सचर निकालना है तो CV मिक्सचर में यहाँ से निकालूंगा। ये जो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो आपका हो जाएगा डिग्री सॉरी CV मिक्सचर हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर बाय 2 इंटू R। और एक बार CV आ गया तो CP भी आ जाएगा, है ना। CP इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर बाय 2 इंटू R, ये आपका गया, है ना। और एक बार CV और CP दोनों मिक्सचर के आ गए तो गामा भी मिक्सचर का आ जाएगा, है ना। गामा ऑफ मिक्सचर जब मैं निकालूंगा तो इसी दोनों को मैं डिवाइड कर दूंगा, तो गामा ऑफ मिक्सचर की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस 2 बाई एफ ऑफ मिक्सचर। आप तो ध्यान रखना कि प्योर गैस है तब तो पता ही है CP कितना होता है उसका। अगर हम उसको कंबाइन मिक्स कर दें तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का फॉर्मूला है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर अगर आपका आ गया तो अपने आप सारी चीजें आ जाएगी, CV मिक्सचर आ जाएगा,
सीपी मिक्सचर आ जाएगा एंड गामा मिक्सचर। और फिर न्यूमेरिकल्स में फिर वो मिक्सचर का सीपीसीबी यूज, ये इंडिविजुअल का नहीं यूज होगा, बल्कि किसका सीपीसीबी यूज होगा, जैसे कि आपका मिक्सचर। ऐसे मोलर मास भी निकाल सकते हैं। अगर आपने दो गैस को मिक्स किया है, एक का मोलर मास सर m1 है। हाँ बोलो सर, आपने उधर आर गलत लगा दिया सर सीपी में। इसमें। अच्छा सर ऊपर सर सीपी और आर सीपी में मिक्स। बाहर होगा, है ना? यस आर बाहर सर। होगा, अब सही है ना कि भाई ये सीपी मिक्सचर हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिक्सचर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ n1 नंबर ऑफ मोल्स थे, f1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, n2 दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल्स थे, f2 उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर m1 m2 इसका मोलर मास है, जो m1 m2 है ये क्या है, बेसिकली इसका मोलर मास है ना। तो मोलर मास अगर दिया हुआ है तो हम मिक्सचर का मोलर मास भी निकाल सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस से। जैसे आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का निकाला है, सेम इसी प्रोसेस से मिक्सचर का हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास। तो अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द मिक्सचर, है ना, जो मिक्सचर आपका फॉर्म हुआ है उसका मोलर मास क्या है। अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मिक्सचर, है ना, तो वो हम इससे निकाल लेंगे कि m मिक्सचर होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी n1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाय n1 के साथ, ये आपका आएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले काफी यूजफुल है कि दो गैस को मिक्सचर करेंगे तो मिक्सचर का मोलर मास ये होगा, और दो गैस को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, और एक बार डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया तो सीपी सीबी एंड गामा हर चीजें हम इस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो केटीजी में डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ने का पर्पस है कि आप सीपी सीवी और गामा की वैल्यू क्या कर पाओ, जैसे कि आपकी कैपिटल, और उसको फर्दर फिर जो स्टडी है उसमें हम क्या कर पाए, जैसे कि आपका यूज कर, राइट, इस तरह से। सर m1 m2 मोलर मास ऑफ जो दो गैसेस हैं वो है ना, उसका इंडिविजुअली भाई दो है, जैसे हीलियम लिया तो उसका होगा, है ना, कि जो हीलियम लिया है तो उसका हो जाएगा, है ना। सर ये कहाँ यूज होगा फॉर्मूले में? अभी बता रहे, वेट फॉर सम टाइम, पहले इसको लिख लो फिर मैं बताता हूँ। सर एक चीज पूछनी थी, सीपी हमेशा बड़ा होगा सीवी से? हाँ, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। सीवी बेटा होता है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड सीपी होता है स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर, है ना, कि भाई ये आपका सीपी एंड सीवी की वैल्यू होती है ना। सीपी एंड सीवी की जो वैल्यू होती है वो आपका आ जाता है ना, ये आपका भाई स्पेसिफिक हीट अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, आप अभी ज्यादा मत फोकस करो, तो आपको समझ जाओगे क्यों यूज कर रहा हूँ। भाई जो सीपी है, दिस इज स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई जैसे स्पेसिफिक हीट हम यूज करते थे ना नॉर्मल हीट में, वैसे स्पेसिफिक हीट इसमें भी यूज करना है, लेकिन इसमें हर चीज का प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट अलग अलग होता है। तो अगर प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई वॉल्यूम में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, तो उसका जो उस टाइम हम यूज करेंगे, उस टाइम हम सीवी यूज करेंगे। और जो सीपी होगा दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या हो जाएगा कि आपके स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ये डिराइव सिंपल से इससे हो जाएगा ना कि भाई आपने क्या किया, मोलर मास ऑफ द मिक्सचर निकालना है, तो एक गैस का मास आपने टोटल m1 ले लिया। m1 क्या है, टोटल गैस का मास है, और कैपिटल M1 मोलर मास है, स्मॉल m1 क्या है, गैस का मास है। तो एक गैस आपने m1 मास ले लिया, दूसरा गैस आपने m2 मास ले लिया, दोनों का सम रिजल्टेंट गैस का मास हो जाएगा, क्योंकि मास तो कंजर्व रहता है ना। कि आपने एक गैस जो लिया, ये तो मोलर मास है, लेकिन गैस का एक्चुअल मास जो होगा वो स्मॉल m1 m2। तो एक गैस आपने स्मॉल m1 ले ली, दूसरी स्मॉल m2 ले लिया, तो जो रिजल्टेंट गैस होगी उसका मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पे ये कैपिटल M1 तो मोलर मास है, जब मैं गैस का मास लिखूंगा तो नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये n1 into m1 हो जाएगा। भाई इसका नंबर ऑफ मोल्स m1 थे, इसका मोलर मास m1 था, तो टोटल गैस का मास ये हो जाएगा। दूसरी जो गैस हम लेंगे
इसका मास जो होगा वो n2 इंटू m2 हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट बनेगा उसके नंबर ऑफ मोल्स हम जानते हैं, रिजल्टेंट जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो n1 प्लस n2 हो जाएंगे, और उसका जो मोलर मास होगा वो कैपिटल एम आप ले लो, वही तो मिक्सचर का मोलर मास हो जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो कोई अलग चीज थोड़ी है, मास कंजर्व करके आया और इसमें एनर्जी कंजर्व करके आया कि भाई दोनों की इंडिविजुअल एनर्जी एनर्जी अगर आपको दिया हुआ है तो जो रिजल्टेंट एनर्जी होगी इन दोनों की क्या होगी सामने, तो उससे ये चीज आ गई। अगर दोनों का इंडिविजुअल मास आपको पता है टोटल मास, तो इसका मास आपने इससे निकाल लिया, इसका मास इससे निकाल लिया, मास कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर आ गया, कंजर्वेशन ऑफ मास से आपका कि मोलर ऑफ द मास ऑफ द मिक्सचर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, है ना, ये आप पढ़ोगे, है ना। जस्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो स्पेसिफिक हीट होता है इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस, कि भाई इस प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट, हर प्रोसेस की स्पेसिफिक हीट अलग है ना। तो सीबी यूज हो रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम की स्पेसिफिक हीट है, और सीपी यूज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट किसकी वजह से आपकी कांस्टेंट प्रेशर, तो ये जस्ट हम इसमें यूज करें, इस तरह से आपने इसको डिफाइन किया, है ना। तो ये जस्ट आपने मोलर मास का कंसेप्ट डिस्कस किया। ये इस चीज को हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, डिफाइन, ठीक है नहीं। वो एक्चुअली बेटा मैं हमेशा चैट बॉक्स नहीं देखता ना, तो चैट करके आप थोड़ा देर वेट कर लिया, है ना, फिर मैं देख के मैं आपको एक्सप्लेन कर, ये आप आ गया मिक्सिंग ऑफ द गैस, आपने इस तरह से डिस्कस कर लिया, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका यूज करें, है ना, केटीजी के न्यूमेरिकल्स में, और आप सरप्राइज हो गए, बहुत आसान आसान चीजें इसमें एग्जाम में पूछी जाती है, एकदम कंसेप्चुअल, कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे कोई बहुत टफ नहीं होंगे, 1 मिनट में आप सॉल्व, है ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल ये होते हैं कि जो भी स्टार्टिंग से मैंने एजम्पशंस लिया, डेरिवेशन किया, और ये जो मिक्सिंग का कंसेप्ट आया, इस सब पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा, है ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके ज्यादा पूछे, तो उस चीज को थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दें, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू द फ्यू क्वेश्चंस जो कि केटीजी के होते हैं, उसको थोड़ा सा ट्राई करो, तो अपने आप सारी चीजें आपको आती हैं। ओके, हाँ, चलो वन बाय वन हम करते हैं इसे। यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, इससे आपका सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो सीपी एंड सीवी का कंसेप्ट है इस न्यूमेरिकल से आपको क्लियर, जो भी हमने पढ़ा है इस क्वेश्चन से आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1,
आपका आंसर कैलोरी में आएगा। और आराम से सॉल्व करो, टेक योर टाइम, नो नीड टू हरी। Okay, Yatharth, your answer is correct. Of first part. Ramesh, your answer is correct. Riya, your answer is correct. हाँ, Anirudh, your answer is correct. रमेश, बी पार्ट का भी आंसर सही है आपका। रमेश, बी पार्ट का भी आंसर आपका सही है। अनिरुद्ध, ए पार्ट का सही है। हाँ, अनिरुद्ध, बी पार्ट का सही है आपका आंसर। आईसी सही है आपका आंसर। बस नेक्स्ट वीक ना थोड़ा सा सिर्फ मैकेनिक्स पे फोकस करना है ना, कि नेक्स्ट वीक में। हाँ ध्रुव, अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ मतलब आंसर सही नहीं है आपका। अगर आंसर सही होगा तो जरूर मैं बोलूंगा आपको। और रचित कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। अच्छा चलो, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चंस को, है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आईसी और सेकंड पार्ट इज करेक्ट, है ना। काफी लोगों के सही आ गए हैं दोनों पार्ट ही। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इससे आप समझना थोड़ा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आदित्य, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। देखो क्या होगा कि इसमें कुछ नहीं है, पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि क्या निकालना है। तो इसने बोला हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। तो आपके पास फॉर्मूला ये होता है, आपका फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा, है ना। एन जो होगा वो नंबर ऑफ मोल्स होगा, सी स्पेसिफिक हीट होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी कितना टेम्परेचर रेज हुआ है। अब ये सी कोई फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसने दो पार्ट बोला हुआ है। इसने बोला है कि हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर बढ़ाने में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही चीज है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में बोल रहा है तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी
यहाँ पे आपका NCV डेल्टा टी, सिंपल चीज है, कुछ नहीं है कि भाई सी की जगह पे आप क्या यूज कर लोगे, CV यूज कर लोगे। और यही चीज अगर ये पूछ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, तो ये सी कन्वर्ट हो जाएगा CP में। हर प्रोसेस की सी अलग अलग होती है ना, तो एक जगह पे आपको CV यूज करना है, एक जगह पे आपको CP यूज करना है। अब प्रॉब्लम है कि ये मिक्सचर ऑफ गैस है, और मिक्सचर ऑफ गैस में इसने बोला हुआ है 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम हीलियम, है ना। ये मिक्सचर में जो चीजें हैं वो 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 1 ग्राम हीलियम है ना। तो भाई इसने मास दिया हुआ है, मोलर मास नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या दिया हुआ है कि आपको इस केस में इसका मास दिया हुआ है ना, कि भाई इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है और जो आपका 1 ग्राम है वो हीलियम, ये आपका ये 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड हीलियम को आपने मिक्स किया है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ले लो कि अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप हो जाएंगे, तो इसका मोलर मास तो 2 होता है, और अगर 1 ग्राम हीलियम है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि इसका मोलर मास 4 होता है ना। तो इसका मोलर मास जो होता है वो कितना होता है, जैसे कि आपका 4 होता है हीलियम का, तो नंबर ऑफ मोल्स हाफ एंड 1/4 है ना। तो जो मिक्सचर होगा उसका जो मोलर मास होगा वो आपका सर यहाँ पे 1/2 हाइड्रोजन कहा था, हाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस थोड़ी ना था सर वो। हाइड्रोजन गैस ही थी बेटा, गैसियस मिक्सचर है सर ऑफ हाइड्रोजन। ये जब यस सर, गैसियस मिक्सचर होगा, गैसियस मिक्सचर मतलब गैसी होगी ना, यस सर, यस। गैसियस मिक्सचर जब बोल रहा तो गैसी तो होगी। तो यहाँ से आपका ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो आपके 3/4, जो मिक्सचर होगा उसका नंबर ऑफ। अब प्रॉब्लम है मिक्सचर का आपको CV एंड CP निकालना है, तो आपको इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। तो आपको पता है हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, अगर मैं F1 लिखूं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, क्योंकि ये डायटोमिक गैस है। और जो आपका हीलियम है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3 होती है, क्योंकि ये मोनोटोमिक गैस है, इसमें रोटेशनल वाला कंपोनेंट नहीं होता। तो जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का निकालूंगा तो मैं देखूंगा N1F1 1/2 into 5 plus N2F2 3 divided by N1 plus N 1/2 plus 1/2। तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये जो आएगा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालोगे, है ना, कि भाई इससे हम क्या निकालेंगे, जैसे कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो मेरे ख्याल से ये 13/3 आ जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, तो इससे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा मिक्सचर का वो 13/3 है ना। इससे कितना आ जाएगा, जैसे कि आपका ये 13 बाई क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका 3 और जैसे ही आपका 13/3 आ गया, आपको होता है CV ऑफ द मिक्सचर आ गया, तो CV ऑफ द मिक्सचर हाफ FR होता है ना। तो यहाँ से आपका आ गया 13/6 ये CV मिक्सचर का आ गया। अगर CV आ गया तो CP आ जाएगा, इसी में R हम ऐड कर देंगे, है ना। इसी में हम क्या कर देंगे, जैसे कि आपका R ऐड करेंगे, तो R ऐड करेंगे तो ये आपका 19/6 आ, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके 3/4 हो गए मिक्सचर के, और मिक्सचर का CV इतना होगा, CP इतना होगा, है ना। तो फिर हम सीधे फॉर्मूले में यूज कर लेंगे कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के मैं हीट निकालूं डेल्टा Q, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 3/4 हो गए, है ना। और CV की वैल्यू आपको पता है, CV की वैल्यू 13.6 है, और इनटू डेल्टा T, है ना, कि इनटू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका डेल्टा T, तो डेल्टा T 100 किया है हमने, है ना। तो इससे जो आपका आंसर आएगा, R की वैल्यू किसने दे रखी है, R जो है वो आपका 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, है ना। तो इससे जो ये वैल्यूज आएगी वो 325 कैलोरी, है ना। तो यहाँ पे आपने CV यूज किया, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे तो सेम फॉर्मूले में हम CP यूज कर लेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 3/4 हो गए, CP जो हो गया वो 19/6 आ गया, इनटू डेल्टा T तो 100 है, तो अल्टीमेटली ये आपका 475 है ना। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो 325 कैलोरी होगी। फिर कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क भी होगा, तो ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, है ना, सेम अमाउंट से चेंज करने के लिए, तो 475 कैलोरी, तो ये इसका आंसर आ गया। तो सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी इसने आपने यूज, है ना, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी थी इसमें हमने कैसे वैसे किया आपका यूज, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एकदम सिस्टमैटिक अप्रोच आपको रखना है।
है ना। तो सही बात है, यथार्थ कुमार सिंह, सेकंड पार्ट इज करेक्ट। आईसी आपके दोनों पार्ट सही थे, है ना। और वो आर का यूनिट आप देख लेना हमेशा, है ना, कि भाई सीपी कैसे निकाला, सीपी माइनस सीवी आर होता है ना भाई। जो सीपी माइनस सीवी का जो डिफरेंस होता है वो आर होता है। तो जो सीपी की वैल्यू होगी वो आर प्लस सीवी हो जाएगी, है ना। तो 13/6 में आर ऐड कर दिए, तो आर प्लस 13/6 आ रहा है, तो अल्टीमेटली 19/6 आ रहा है ना। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेयर्स फॉर्मूला बाद में इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे हम इसमें, कि कैसे डिराइव होता है। डेरिवेशन एक्चुअली सबका थर्मोडायनामिक्स में आता है, लेकिन यूज हम थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों जो चैप्टर है केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स, इसका सीक्वेंस भी डिफाइन नहीं है, इसका कंटेंट भी वेल डिफाइंड नहीं, दोनों आपस में मिक्स रहते हैं। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि हम केटीजी पहले पढ़ेंगे थर्मो बाद में पढ़ेंगे, या थर्मो पहले पढ़ेंगे केटीजी बाद में पढ़ेंगे। कोई भी पहले या बाद में पढ़ सकते हो, दोनों चीजें आपस में क्या होती है, जैसे आपके लिंक। तो कई चीजें अगर हम मान लो केटीजी पहले पढ़ रहे हैं, तो थर्मो की चीजें मैं स्टेट कर दे रहा हूँ, बाद में उसको डिटेल में बता डिराइव कैसे हो। ऐसे थर्मो पढ़ेंगे तो फिर केटीजी की चीजों को स्टेट करना पड़ता है, तो दोनों एक ही बात होती है, तो दोनों को कंबाइंड ही हम डील करते हैं। ये जस्ट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट, ये कर लेना है। तो इस तरह से आपने इसको डिफाइन किया। सर यहाँ पे क्या वैल्यू यूज करनी है आर की? हाँ, क्या चीज? सर आर की क्या वैल्यू यूज करनी है? आर की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन बेटा, आर की वैल्यू 2 कैलोरी दिया हुआ है ना। आर की वैल्यू जो दी हुई है वो आपकी 2 कैलोरी दी हुई है, 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी, है ना। 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी आपको आर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। आर आपको दिया हुआ है 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी, 2 कैलोरी पर मोल कैलोरी। अगर पर कैलोरी में दिया हुआ है तो हीट कैलोरी में आएगी, अगर जूल में दिया हुआ तो जूल में आएगा, है ना। ये आपको दिया हुआ है पर मोल कैलोरी, ये आपको दिया हुआ है। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। चलो, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे हम आते हैं। सर वैसे 1.9 कुछ होती है ना? वो वैसा ही यूनिट में होती है, ऐसा यूनिट में 25/3 होती है। जो इसका ऐसा यूनिट होता है ना आर का, ये आपकी होती है 25/3 जूल पर मोल कैलोरी, है ना। कि जूल में अगर लेंगे तो 25/3, लेकिन यहाँ पे कैलोरी में दिया तो इसलिए डिफरेंस 25/3 होता है ना। आर की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। ये आपका ओके, ये आपने कर लिया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। एग्जैक्ट आंसर देना बेटा।
आप आर के टर्म्स में आंसर दे देना, क्योंकि आर की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो आपका आंसर आर के टर्म्स में आएगा, आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ आर। हाँ, नेहाल रावत, योर आंसर इज करेक्ट। रिया गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हाँ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो, है ना। साक्षी सही आंसर है आपका। अनिरुद्ध, योर आंसर इज करेक्ट। मनस्वी सही है आपका आंसर, है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, सॉरी, वहां पे स्क्वायर मिसिंग है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिखना उसको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो स्क्वायर मिस हो गया। हो सकता है उसके हिसाब से कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का डबल करना,
Aditi Joshi, your answer is correct. I see your answer is correct. Rachit Kumar, your answer is correct. सही बता रहा हूँ। हाँ सही बता रहे हो आप इसमें आंसर, काफी लोगों का आंसर सही है। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। तो 36 आर इज द करेक्ट आंसर। आंसर जो इसका आ रहा है 3600 आर आ रहा है ना, कि जो आपका आंसर है वो 3600 आ रहा है। जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो 3600 आ रहा है ना, एकदम सिंपल चीज है। इसने बोला है कि वेसल ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब जो भी प्रोसेस है उसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू हो जाएगा एनसीवी डेल्टा टी, है ना। फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसके बाद इसने जो मिक्सचर यूज किया है 4 ग्राम हीलियम, है ना, कि 4 ग्राम इसने यूज किया है हीलियम। 4 ग्राम हीलियम के नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे, एंड 28 ग्राम नाइट्रोजन, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 ही हो जाएंगे, है ना। 28 ग्राम अगर नाइट्रोजन है तो उसके भी नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, है ना। तो हम ये निकालेंगे कि जो मिक्सचर होगा उसका नंबर ऑफ मोल्स तो 2 आ गया, n इक्वल टू n1 प्लस n2 हो गया, तो 2 हो गया। और ऑब्वियसली बात है कि इसमें सीवी निकालना पड़ेगा, तो सीवी के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का निकाल, तो n1 f1 1 into 3 प्लस 1 into 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 4 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 4 आ गया तो सीवी निकल आएगा। सीवी की वैल्यू f/2 आ रही तो होती है, तो 4/2 into r आ गया, मतलब सीवी की वैल्यू इसकी जो आ गई वो आपकी 2r आ गई। हाँ, मिक्सचर का अगर आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया तो सीवी जो होता है वो f/2 r होता है, तो सीवी की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई, है ना। इसके बाद हम हीट वाला फॉर्मूला निकालेंगे, ये जो इस केस में हीट रिक्वायर्ड होगी, नंबर ऑफ मोल्स आपका 2 हो गया, सीवी की वैल्यू आपकी 2r हो गई, है ना। अब टेम्परेचर में चेंज, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई VRMS को आपको क्या करना है इस केस में, टू डबल द RMS वेलोसिटी। तो VRMS का फॉर्मूला हम जानते हैं, है ना, कि भाई गैस का अगर हम RMS स्पीड देखें तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दिस इज इक्वल टू 3RT/m। तो RMS स्पीड को अगर डबल करना है टेम्परेचर 4 टाइम्स करना होगा ना। अगर RMS स्पीड को डबल करना है तो टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, क्योंकि R और N तो कांस्टेंट ही होगा मिक्सचर। मिक्सचर का मोलर मास आप निकाल लोगे, जरूरत नहीं उसकी वैसे तो टेम्परेचर 4 टाइम्स करना होगा। T को अगर हम 40 कर दें तो RMS स्पीड डबल हो जाए, है ना। तो मतलब 300 से जो इसका टेम्परेचर था ये आपको 1200 करना, 1200, तभी RMS स्पीड डबल होगी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो 900 का होगा। यहाँ से आपका आ गया 1200, है ना, माइनस 900, तो आपका जो हीट रिक्वायर्ड होगा वो 3600 आर। तो चूंकि आर की वैल्यू नहीं रखी थी इसलिए आपने इसी टर्म्स में छोड़ दिया। कई क्वेश्चंस को हम आर के टर्म्स में छोड़ देंगे, इतना अमाउंट का हीट लगेगा, इसके RMS स्पीड को बेसिकली आपका डबल, ये सारे हम यूज करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास, है ना। तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, है ना। तो काफी लोगों के आंसर सही थे, है ना। वो एक्चुअली एक मीन स्क्वायर मिसिंग था उसमें, है ना, तो उस तरह से आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे। चलो, तो इसमें काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इवन मेंस एडवांस हर तरह के एग्जाम में, है ना। मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, हर तरह के एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, है ना। वो थोड़ा सा आप इसमें पर्टिकुलर होकर सॉल्व करना। चलो, तो आई विल गिव द फ्री क्वेश्चंस। ओके, यहाँ से आ जाते हैं हम इसमें। सर हाँ बोलो। सर हमारे मॉड्यूल में लॉ ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस तक ही क्यों गिवन है, उसके आगे का हाँ गिवन नहीं है। बेटा कोई नहीं, मॉड्यूल में सब चीजें थोड़ी होती हैं, तो मैं सब बताऊंगा आपको, मैं, है ना, सारा कुछ बताऊंगा, डोंट वरी,
मेरे लेक्चर में सब कुछ है ना, वो लेक्चर आप कंसल्ट करोगे ना तो विल गेट एवरीथिंग, यस सर। है ना, सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, मतलब मेनली क्वेश्चन बहुत मुश्किल ऐसे नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े से कंसेप्चुअल रहते हैं। हाँ, अनिरुद्ध एंड ध्रुव, योर आंसर इज करेक्ट। वही वाला आप कंसेप्ट का खेल शुरू हो गया इस क्वेश्चन के बाद। इस क्वेश्चन में कोई लंबाई चौड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ी सी गलती करोगे तो रॉन्ग आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, रचित कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। काफी लोगों के सही आंसर है ना। सुहाना करेक्ट आंसर, खुशी सही है, बी हैप्पी का आपका भी आंसर सही है, साक्षी, अदिति, रमेश, प्रणव, सबके सही आंसर है ना। सही आंसर है, यथार्थ सही आंसर है, मनस्वी सही आंसर है, अनिरुद्ध सही है ना, सही है, सही बताया आपने सबका आंसर। आयुषी सही आपका आंसर है। ऑब्वियस बात है, ए सही होगा, है ना। इसका जो ऑप्शन ए होगा विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इसका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, मतलब कि आपका करेक्ट होगा, है ना। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। बिल्कुल सही ऑप्शन है ना, क्योंकि इसने बोला है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो आपको पता है कि चाहे वो मॉलिक्यूल कौन कौन से दिए हुए इसने, ये जो मॉलिक्यूल्स थे, है ना, वो आपको दिए हुए थे इस केस में। जस्ट कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन था, और कोई इस क्वेश्चन का पर्पस नहीं, है ना। कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, and 1 mole of the nitrogen at 300 Kelvin. Ratio of the average kinetic energy oxygen molecules to per nitrogen molecule, है ना। तो सिंपल से ही आपका आ जाएगा। ये जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है ना, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से पर मॉलिक्यूल हाफ kT तो होती है ना। तो
इसने बोला है कि ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है, तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो कहीं आए नहीं कि भाई हाफ केटी ही तो पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? कि आप लॉ ऑफ इक्विवेलेशन ऑफ एनर्जी में यही तो पढ़ा था आपने। तो अगर मान लो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एफ हाफ केटी हो जाएगा, लेकिन आपको जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ ले रहे हैं रोटेशन वाले, रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो दोनों में रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो दो ही होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूरी एनर्जी नहीं, ट्रांसलेशनल रोटेशन को अलग अलग कर दिया, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन की हम यूज करेंगे। तो कोई भी ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दोनों में 3 ट्रांसलेशनल होता है, 2 रोटेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी 2 इंटू हाफ, है ना? तो 2 2 कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ केटी आ जाएगा। भाई एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आपकी थी, अब देखो इसको क्या मतलब है से, ये तो कांस्टेंट ही होता है, तो डिपेंड्स ऑन द टेंपरेचर ओनली, तो दोनों का टेंपरेचर तो सेम ही है ना? कि दोनों का टेंपरेचर जो है वो क्या है कि आपका 300 केल्विन ही है, तो अगर टेंपरेचर दोनों का सेम है तो दोनों का रेशियो 1:1 आ जाएगा, है ना? दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा कि आपका 1:1 आ जाएगा, है ना? तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर, है ना? कि 1:1 आ जाएगा आपका इसका आंसर, है ना? तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल का कहीं आया ही नहीं ना बेटा, मॉलिक्यूल होने दो अलग, भाई पर मॉलिक्यूल होता है तो मॉलिक्यूल का ही तो पूछ रहा है वो, मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में, है ना? कि भाई मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में जब आप लिखोगे ना तो आपको होगा कि ये जो चीज होगी आप m इंटू वी आर में से तो आप निकाल रहे हो, है ना? ये जो चीज होगी ना ये आपकी 3/2 केटी आ जाती है, तो ये अलग अलग होगा दोनों का, ये वाला दोनों टर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये वाला टर्म तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही है ना, ये वाला टर्म राइट हैंड साइड वाला तो चेंज नहीं होगा ना, हो सकता है कि मास ऑफ मॉलिक्यूल दोनों के अलग अलग हो, तो दोनों का वी आरएमएस भी अलग अलग हो सकता है ना? लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो तो काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर डिपेंडेंट ही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा कि आपका सिर्फ आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना? तो इसलिए उसमें नहीं आता आपका क्या आंसर, है ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लिया आपने, इसके बाद आप इस पे आ जाओ। वाइब्रेशनल की तो हम वैसे ही नहीं बात करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन में लिखा भी होता है नेग्लेक्ट ऑल वाइब्रेशनल मोड्स। बड़े जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हो यार।
हाँ, खुशी, योर आंसर इज करेक्ट। कार्तिक, योर आंसर इज करेक्ट। सही आंसर है आपके, है ना। प्रणव सही आंसर है, देवांश सही है, आईसी सही है, निहाल सही है, रमेश सही है, सही आंसर है। तनिष्क सही है, दक्ष सही है। हाँ सही है, सबका आंसर सही आया है। इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी द 11 RT। डी ऑप्शन सही है आपका, है ना, कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, रचित सही है, सुहाना सही है, आदित्य योर आंसर इज करेक्ट, है ना। ध्रुव, बीच में आपका आंसर मैंने कहीं देखा नहीं है, पता नहीं, आपका आंसर तो मुझे मिल ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, आप चेक कर लो, है ना। अनुरोध सही है, आगाज सही है आपका आंसर, है ना। तो भाई इसका जो आंसर है दैट इज 11 RT, है ना। कुछ नहीं करना है आपको, अभी तो आपने पढ़ा कि भाई जो इंटरनल एनर्जी किसी भी टेम्परेचर पे होता है वो हाफ ऑफ NF/RT होता है। ये तो होता है इंटरनल एनर्जी हाफ ऑफ NF/RT। तो इसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 4 मोल्स ऑफ आर्गन है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर के आपके आ गए 6। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का निकालना पड़ेगा आपको। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर का हम इजीली निकाल सकते हैं भाई, N1F1, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। ये टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी, रोटेशन ट्रांसलेशन अलग अलग। 4 ये मोनोटोमिक गैस है तो इसका 3 हो जाएगा भाई, टोटल 6 आपका आ गया, है ना। तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना आ गया आपका, 11/3 आ गया, है ना, इनटू टेम्परेचर टी। ये आपका सारा कैंसर, है ना। एक आर तो हो गई, तो 11 RT आपका आंसर, है ना। तो इसका इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा सर जी, आपके 11 RT के इक्वल हो जाएगा, है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से, है ना। हाँ, अगर आपने सही लिखा है डी तो सही होगा आपका आंसर, है ना, ये आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर विल एंड अप द क्लास। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
इसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में मुश्किल होते हैं। मतलब इसका जो थर्मो आएगा ना, ये तो बेसिक चैप्टर होता है, तो इसके क्वेश्चन उतने टफ नहीं होते हैं। हाँ सही है, प्रणव, तनिष्क, रमेश, है ना, कार्तिकेय, अनिरुद्ध, मनस्वी, है ना, निहाल, सुहाना, यथार्थ, सबके आंसर सही है। सबके आंसर सही है आपके। रचित कुमार सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो इसमें मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। √10 इज द करेक्ट आंसर। सही बात है ध्रुव आर्यवीर, आपका भी आंसर सही है। √10 इज द करेक्ट आंसर। अभी तो आपने पढ़ा कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल का जो VRMS होता है ना, VRMS की वैल्यू जो होती है वो 3kT/स्मॉल m तो होती है ना, कि 3kT/स्मॉल m होती है। तो आपको टेम्परेचर की सब कुछ तो कांस्टेंट है, तो जो VRMS का रेशियो होगा वो √m2/m1 हो जाएगा। दोनों के आरएमएस का जो रेशियो होगा √m2/m1 हो जाएगा। तो आपको पता है एक का मास जो है वो 40 है, एक का मास 4 है, तो आपका आंसर √10 सही हो जाएगा। √10 मींस 3.16 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन सही है ना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। सिंपल यूज कर सकते हैं। सर 2 मोल्स दिए थे सर हीलियम के। तो मोल्स तो अलग अलग है दोनों के। 2 मोल्स तो उसमें आएगा ही ना, इसमें 2 मोल्स कहाँ आ गया भाई। इसमें तो मास जो है वो एक मॉलिक्यूल का होता है। जब हम यहाँ पे के यूज करेंगे तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल होता है, मोलर मास तो होते नहीं है, है ना। सर मास ऑफ, हाँ बताओ। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 मोल्स ऑफ हीलियम गैस है, 1 मोल्स ऑफ आर्गन गैस है, इस कैप्चर्ड है 3 कंटेनर कंटेनर रेशियो ऑफ द आरएमएस स्पीड क्या हो जाएगा, है ना। तो भाई रेशियो ऑफ द, इसका क्या हो जाएगा, तो रेशियो में से निकालेंगे m2/m1 से, है ना? तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो आई नहीं ना, है ना, कि इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो तो पिक्चर में आई नहीं। यस सर। हाँ बोलो। सर आप एक बार लास्ट क्वेश्चन दिखा देंगे? अभी दिखा रहा हूँ बेटा, एक क्वेश्चन और शेयर कर दो फिर मैं उसको दिखाता हूँ। दिस गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, इसको फटाफट सॉल्व कर लो, ये भी आसान सही है ना। एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना। ये क्वेश्चन भी करना जरूरी है आज। चलो ये क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। आरएमएस में नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं पे आता ही नहीं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, या तो मोलर मास आएगा या मॉलिक्यूलर मास आएगा। सुहाना सही आंसर है। ये आसान चैप्टर होता है थोड़ा सा केटीजी, इसमें बहुत लंबे क्वेश्चन कोई नहीं। मेन जो स्टार्ट होगा थर्मोडायनामिक्स, अब तक तो हीट में छोटे छोटे चैप्टर थे, वो एक मेजर चैप्टर, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। निहाल सही आंसर है आपका, है ना, सभी का आंसर सही है ना भाई। आरुषि और करेक्ट आंसर है आपका, निहाल सही है, तार सही है ना, सुहाना सही है, देवांश सही है, साक्षी मिश्रा आपका भी आंसर सही, सही आंसर है आपके, है ना। कुछ नहीं करना इसमें, है ना। आईसी सही है आपका आंसर, है ना, फटाफट सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। सिंपल गैस लॉ से ये तो सॉल्व हो जाएगा, इसके लिए किसी स्पेशल थ्योरी की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। सिंपल किससे सॉल्व हो जाएगा, गैस लॉ से, है ना, यूनिवर्सल गैस लॉ से। अनिरुद्ध सही आपका आंसर है ना। रचित कुमार सही है, सही है ना। डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम जानते हैं पीवी स्क्वायर का एनआरटी होता है ना। इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पीवी इक्वल टू एन की जगह पे स्मॉल एम। सर बोर्ड। अच्छा बोर्ड मैंने शो नहीं किया अभी।
कई बार भूल जाता हूँ, ये आपका आ गया है ना। तो पीवी स्क्वायर टू एनआरटी होता है और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल मास बाय मोलर मास, है ना, और मास बाय वॉल्यूम में तो डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम देखें तो P की वैल्यू आपकी हो जाएगी DRT बाई कैपिटल एन, है ना, इसमें D मास बाय वॉल्यूम से डेंसिटी आ गई। तो पीवी स्क्वायर टू एनआरटी में ये आपका रिलेशन आ गया। तो इसने जो बोला हुआ है नॉन रिएक्टिव में है एटॉमिक मास का रेशियो आपको दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो दिया हुआ है, तो डेंसिटी का रेशियो कांस्टेंट टेंपरेचर है, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगी, दोनों चीज निकालना है। तो यहाँ से आप निकालो कि भाई यहाँ से P1 बाई P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका आ जाएगा D1 बाई D2 इंटू आपका M2 बाई M1, है ना, रेशियो पुट कर दो जो सारा कुछ आपको डाटा दिया है उसके बाद, है ना। तो इससे जो आपका डेंसिटी का रेशियो आएगा वो 8:9 आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा सर, आपका 8:9 आ जाएगा। 8:9 इसका क्या होगा सर, आपका आंसर। तो नाम जरूर एडवांस लिखा हुआ है, लेकिन केटीजी में ऐसे कोई टफ क्वेश्चन होते ही नहीं, वो एडवांस में है या मेंस में अरे है। तो केमिस्ट्री के एक फॉर्मूले से हाँ, वो नेचर जो क्वेश्चन होगा वो सिंपल एक ही से हो जाएगा, है ना, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये जस्ट हमने पढ़ा, अभी कल भी केटीजी कंटिन्यू होगी, कुछ मीन फ्री पाथ का कंसेप्ट आपका बचा हुआ है ना। ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट कर दूंगा कल मैं आपको, क्योंकि केटीजी में बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं। भाई मैंने बोला कि केटीजी और जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसको हम सेपरेट करके सोच ही नहीं सकते। तो कल थोड़ा सा एक डेफिनेशन केटीजी में बचा हुआ है मीन फ्री पाथ की, वो करने के बाद विल स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स, और कल की क्लास के बाद अब एकदम इसको स्टॉप कर देना और अगले पूरे वीक सिर्फ मॉड्यूल 1 ही पढ़ना, जो लॉज ऑफ मोशन वगैरह पोर्शन, क्योंकि आपका मेजर टेस्ट आ रहा है। और जो मैं आपको टेस्ट पेपर्स भी भेजूंगा वो उसी के हिसाब से होंगे, मेंस एंड एडवांस, है ना। तो वो आप करते रहना और जो भी डाउट्स हो उसको पूछते रहो। तो एक वीक के लिए हीट वाले पोर्शन को थोड़ा सा स्टॉप कर देना कल के बाद, और मेजर टेस्ट की तैयारी करके मेजर टेस्ट देने के बाद फिर से इसके आगे, है ना। एक वीक के लिए थोड़ा सा आपको रोकना होगा, है ना, एक वीक के लिए, है ना। कोई नई चीज बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे भी नहीं, तो आपके पास ऐसा नहीं कि पेंडिंग हुआ, एक वीक रुक के फिर उसके बाद फिर हम स्टार्ट, ठीक है। तो मैं वो एक क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, है ना, जो आपने पूछा था, यानी हाँ 8:9 इज द करेक्ट आंसर। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा था, हाँ मेजर टेस्ट तो टफ ही होता है बेटा, हर टेस्ट टफ होता है, आईआईटी भी टफ ही होता है। मेजर टेस्ट आईआईटी कोई चीज आसान नहीं होती, है ना। इसके पहले मैंने क्वेश्चन जो भेजा था, ये शायद ये आप पूछ रहे हो क्या, दिस क्वेश्चन? सर मेजर टेस्ट, हाँ सर मेजर टेस्ट बैच 3 वालों के लिए थोड़ी ना हो रहा है। अब वो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से पूछो, वो बताएंगे, वो मैनेजमेंट मुझे नहीं पता होता। ये वाला क्वेश्चन पूछा था कि आपने? नो सर, या कोई सर दूसरा? वीआरएमएस वाला था, कौन सा? उसमें वीआरएमएस? हीलियम और अच्छा आर्गन का मिक्सचर दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, वीआरएमएस वाला था, वो क्लियर करता हूं। ये वाला ये था। यस सर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना। आज के इतनी काफी है, कल आगे पढ़ेंगे केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, है ना। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Bye.